हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 10, द हिल टॉप टेम्पल, फ्रॉम our workbook of class 12th. And in this lesson, the hilltop temple, the poem inside the reading time, the name of the poem, a psalm of life, is given. That is also we are doing in the lesson. So let's start the lesson. The very first question of the lesson is given as per the memory of the lesson, the hilltop temple, that we have read in our textbook. The question says, select one word from the given ones for the following expression. हमको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स में से एक वर्ड को चूज़ करना है. नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, उन एक्सप्रेशन के लिए वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस. तो पहले हम उन वर्ड्स की मीनिंग जान लें जो हमको बॉक्स में दिए हुए हैं. फर्स्ट है इनएक्सप्रेसिबल, जिसे व्यक्त ना किया जा सके. इम्परसेप्टिबल, जिसे महसूस ना किया जा सके. इनएग्जॉस्टिबल, जो थके ना, एग्जॉस्ट ना हो. ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली. एटर्नल, अनंत, जिसका कोई और छोर ना हो. इमॉर्टल, यानी अमर. मॉर्टल यानी नश्वर होता है, इमॉर्टल यानी अमर, शाश्वत. ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी बोल सकते हैं. पेनेशिया, यानी जिसको रामबाण बोलते हैं, हर एक दवाई का, हर एक बीमारी का इलाज. अब देखते हैं वो फ्रेजेस जिनके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट दिया है हमको, हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका आरंभ और अंत, बिगिनिंग यानी आरंभ और एंड यानी अंत ना हो, तो उसे बोलते हैं एटर्नल, यानी अनंत. असीम, सीमा नहीं है जिसकी, ना आरंभ की सीमा ना अंत की सीमा. नेक्स्ट है विच नेवर डाइज, जो कभी मरता नहीं है, यानी शाश्वत, अमर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इमॉर्टल. नेक्स्ट है अ क्योर फॉर ऑल डिसीज़, सारी बीमारियों का इलाज. हिंदी में जिसको हम रामबाण बोलते हैं, इंग्लिश में वही चीज़ है पेनेशिया. फोर्थ है बीइंग ऑल पावरफुल, यानी पूरी तरह से शक्तिशाली होना, यानी ओमनी पोटेंट. ओमनी यानी सर्व, पोटेंट यानी शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान. नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, यानी जिसे व्यक्त करने में समर्थ ना हो. इनकैपेबल यानी असमर्थ, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, यानी किसी चीज़ को व्यक्त करने में असमर्थ होना, तो वो चीज़ हो जाएगी इनएक्सप्रेसिबल. नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, यानी जो थके ना, थकने में समर्थ ना हो, मतलब इनएग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्ट हो जाना यानी थक जाना हो जाता, इनएग्जॉस्टिबल यानी जो थके ना. सेवन्थ है इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी परसीव्ड यानी महसूस करना, तो महसूस करने में असमर्थ होना. इनकैपेबल होना यानी असमर्थ होना, इसको बोलेंगे इम्परसेप्टिबल. नेक्स्ट है एट्थ वन नोइंग एवरीथिंग, सभी चीज़ को जानने वाला, यानी जो सब जगह, सभी जगह उपस्थित रहेगा, वही सभी चीज़ों को जानेगा, तो उसके लिए शब्द आएगा ओमनी प्रेजेंट. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन. ये कॉम्प्रीहेंशन जो हमने हिलटॉप टेम्पल टेक्स्ट बुक में पढ़े थे, उस पोएम के आधार पर समझ पर क्वेश्चंस हैं. पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प का चयन करें. क्वेश्चन 1 कहता है द अर्थ हैड ब्रिलियंट विद द सन
refers to धरती का सिर जो सूर्य की रोशनी से चमक रहा था किसे कहा गया है? तो धरती का सिर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, तो होराइजन यानी होता है समानांतर समान वाला समक्ष वाला हिस्सा। द हिल टॉप यानी पहाड़ी की चोटी। द गॉडेश यानी देवी जी। द टॉप ऑफ ए ट्री किसी पेड़ का सबसे ऊंचा स्थान। तो सही उत्तर है द हिल टॉप यानी पर्वत की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, उसको बोला गया है अर्थ्स हेड, धरती का सिर, धरती का मस्तक जो सूर्य की रोशनी से ब्रिलियंट यानी शाइनिंग चमक रहा था। नेक्स्ट है द गॉडेस इज इमोबाइल बिकॉज, देवी जी चल फिर नहीं सकती थी, इमोबाइल थी यानी स्थिर थी क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्टैच्यू, क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति के रूप में थी। इट लव्स टू स्टैंड इन वन प्लेस, वो एक स्थान पर रहना पसंद करती थी। इट इज़ प्लेस्ड वेरी हाई ऑन द हिल, क्योंकि इन्हें पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। द डोर्स ऑफ द टेम्पल आर क्लोज्ड, द मंदिर के दरवाजे बंद थे। तो सही उत्तर है देवी जी इमोबाइल थी यानी स्थिर थी, मूव नहीं कर सकती थी क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्टैच्यू, क्योंकि वे पत्थर की मूर्ति के रूप में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, द टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन द हाई हिल टॉप सो दैट, मंदिर पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर बनाया गया था क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है नो वन में रीच देयर, कि कोई वहाँ पहुँच ना सके। नो वन में स्टील द स्टैच्यू, कोई मूर्ति को चुरा ना सके। ओनली ट्रू डिवोटीज में रीच देयर, सिर्फ जो सच्चे डिवोटीज हैं, समर्पित लोग हैं, वही वहाँ पे पहुँच सके। फोर्थ ऑप्शन है वाइल्ड एनिमल्स में नॉट एंटर द टेम्पल, जंगली जानवर मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। तो सही उत्तर है ओनली ट्रू डिवोटीज में रीच देयर, कि जो सच्चे श्रद्धालु हैं वही मंदिर तक पहुंच सकें, इसीलिए मंदिर को पहाड़ी की ऊंचाई पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, सम वास्ट रेफर्स टू, सम वास्ट किसके लिए उपयोग किया गया है? ऑप्शंस है द ऑल परवेजिव स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी हर जगह फैली हुई विस्तार में जो ईश्वर की स्पिरिट है, आत्मा है, वो उसके लिए उपयोग किया गया है। सेकंड ऑप्शन है द वास्ट एयर, हवा जो हर जगह फैली हुई है उसके लिए। थर्ड है द ओशंस दैट सराउंड द अर्थ, सराउंड अवर अर्थ, यानी महासागर जो धरती को घेरे हुए हैं उनके लिए यूज़ किया गया है समवास्ट। फोर्थ ऑप्शन है द डेंस फॉरेस्ट दैट सराउंडेड द हिल, जो घना जंगल जो पहाड़ी को चारों ओर से घेरे हुए है उसके लिए समवास्ट का यूज़ किया गया है। तो सही ऑप्शन है द ऑल परवेजिव स्पिरिट ऑफ गॉड, ईश्वर की हर जगह विस्तृत स्पिरिट, आत्मा जो है उसके लिए समवास्ट वर्ड का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन 5, द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स दैट ह्यूमन लाइफ इज, पोएम की अंतिम 4 लाइनें कहती हैं कि मनुष्य का जीवन है एन इमेज ऑफ द एटर्निटी, उस अनंत की अभिव्यक्ति। एन इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रतिमूर्ति। एन इमेज ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद के जीवन की प्रतिकृति। एन इमेज ऑफ लाइफ टू कम, और एक ऐसी प्रतिकृति जिसका जो आने वाले जीवन में देखने को मिले। तो सही उत्तर है कि जो अंतिम 4 लाइनें हैं द हिल टॉप टेम्पल कविता की, उसमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन एन इमेज ऑफ द एटर्निटी, उस अनंत ईश्वर की एक प्रतिकृति है, उसकी एक मूर्त रूप है मनुष्य का जीवन। इसके बाद हम चलते हैं जो रीडिंग टाइम में हमको वर्कबुक के अंतर्गत पोएम दी हुई है, उस पोएम का टाइटल है
अ साम ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखें साम स्पेलिंग जो शुरू होती है PSALM, इस स्पेलिंग में P साइलेंट है और L साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा साम ऑफ लाइफ, अ साम ऑफ लाइफ। A psalm of life. What the heart of young man said to the psalmist. यहाँ पर ये जो पोयम लिखी गई है बाय हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ये एक युवा व्यक्ति का हृदय जो गीतकार है उससे क्या कहता है, उस पूरी बात को उन्होंने इस पोयम के रूप में प्रस्तुत किया है। तो युवा हृदय सामिस्ट से यानी गीत लिखने वाले से क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो पोएट जो हैं वो हैं HW लॉन्गफेलो। अ साम ऑफ लाइफ बाय हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो। साम का अर्थ होता है अ डिवोशनल और इंस्पायरिंग रिलीजियस सॉन्ग। डिवोशनल यानी समर्पित करने वाला प्रेरणादायी जो गीत होते हैं उसे बोलते हैं साम। तो यहाँ पोएट इस गीत के माध्यम से क्या बोलते हैं देखते हैं हम। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम। पोइट कहते हैं टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, यानी मुझे गिन गिन के ये मत बताओ कि कितनी दुखद चीज़ें हैं, और उन दुखद यादों के आधार पर ये बोलते हैं कि लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम्स, कि जीवन जो है वो सिर्फ़ एक खाली स्वप्न की तरह है। यानी जीवन वो है जैसे हम सपना देखते हैं वैसे ही जीवन है, कि जैसे ही हम जाग जाते हैं तो स्वप्न ख़त्म हो जाता है, वैसे ही जैसे मृत्यु हो जाती है तो यह जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन जो है वो एक खाली स्वप्न की भांति है। ऐसा मुझे मत बताओ कि कितनी बार तुम ये कह रहे हो। मौनफुल यानी दुखद, नंबर्स यानी गिनती में, कितनी बार 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 ये जो बोलते हैं ये ऐसा मुझे मत बताओ। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम, यानी कि जो चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वैसी नहीं हैं। जो आत्मा है, फॉर द सोल इज़ डेड, कि यानी ऐसा मत बोलो कि आत्मा मृत है, पर आत्मा तो उस समय सो रही होती है। जो चीज़ मरता है वो शरीर है, आत्मा नहीं मरती। तो जो चीज़ें जैसी दिखाई दे रही हैं वैसी नहीं है। अर्थात इन चारों लाइनों का, पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि जीवन दुखद यादों का की गिनती बस नहीं है, ना ही जीवन एक खाली स्वप्न है, बल्कि जीवन तो जीवन उन चीज़ों का संग्रह भी नहीं है जैसी वो दिखाई देती हैं। और आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, बल्कि वो अभी जब शरीर जीवित है उस समय सोती हुई, स्लम्बर्स यानी नींद में है। लाइफ इज़ रियल इज़ अर्नेस्ट, जीवन यथार्थ है और जीवन बहुत गंभीर है। लाइफ इज़ रियल, यथार्थ यानी वास्तविक है, जीवन वास्तविक है और जीवन बहुत गंभीर भी है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और जब जीवन यथार्थ है, गंभीर है, तो इसका अंतिम लक्ष्य कब्र तक जाना ही नहीं है। कब्र तक जाना यानी मृत्यु को प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट यानी मिट्टी, तुम मिट्टी हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी मिट्टी से उत्पन्न हुए और मिट्टी में ही वापस चले जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात जो कही गई है कि मिट्टी से जन्म लिया है और मिट्टी में ही रिटर्न हो जाना है, वापस हो जाना है, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, क्योंकि ऐसा कहते हैं आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा नहीं मरती, मरता वह शरीर है। मतलब शरीर जो है वो मिट्टी का बना है, आत्मा मिट्टी की नहीं बनी है, शरीर मिट्टी में मिलता है ना। तो ये बात जो कही गई है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, वापस हो जाता है, ये आत्मा के लिए नहीं कही है बल्कि शरीर के लिए कही गई।
जीवन तो बहुत वास्तविक है और बहुत गंभीर है। उस जीवन में आत्मा और शरीर को एक रूप में नहीं देखना है। आत्मा अलग चीज़ है और शरीर अलग चीज़ है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। शरीर जो है वो, जीवन जो है वो सिर्फ सुख और दुख, एन्जॉयमेंट यानी सुख और सॉरो यानी दुख, यानी जीवन में जो हिस्सा है वो सुख और दुख जो है ये जीवन के हिस्से हैं। पूरा जीवन सुख नहीं है, पूरा जीवन दुख नहीं है। दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, एन्जॉयमेंट एंड द सॉरो। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, पूरी तरह से एन्जॉयमेंट भी नहीं, पूरी तरह से दुख भी नहीं। इज़ अवर डेस्टाइंड एंड और वेज, ये हमारे जीवन का भाग्य का अंत नहीं है। मतलब जीवन पूरा सुख नहीं है, जीवन पूरा दुख नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, बल्कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कि एक्ट करना, कार्य करना, लगातार कर्म में व्यस्त रहना। यहाँ पे एक्ट यानी कार्य, कर्म। वही कर्म करने से हमारा प्रत्येक आने वाला दिन आज से फार्दर यानी बेहतर होगा। हम जब लगातार कार्य करेंगे, एक कार्य में प्रगति करते रहेंगे, तो हमारा प्रत्येक आने वाला दिन हमें बेहतर स्थान पर लेकर जाएगा। हम अपने आप को बेहतर पाएंगे आज की तुलना में। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी यह जो संसार है, संसार को एक ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल यानी युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र या हम बोल सकते हैं कर्म भूमि बोला गया है। जहाँ पे हमें कर्म करते जाना है, अपने युद्ध कर्म नामक युद्ध को लड़ते जाना है। इन द बायवॉक ऑफ लाइफ, जब भी हम जीवन में कहीं पड़ाव डालते हैं, कहीं रुकते हैं, बायवॉक जो वर्ड है वो सेना जब चलती हैं युद्ध क्षेत्र की ओर और बीच बीच में वो पड़ाव डालती हैं, रेस्ट लेती हैं, उस रेस्ट के लिए, शेल्टर के लिए यूज़ किया गया है बायवॉक। बी नॉट लाइक ड्रम ड्रिवन कैटल, यानी जब आप संसार की कर्म भूमि में, युद्ध भूमि में पड़ाव लेते हैं, तो उस समय अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, कैटल की तरह ना समझें कि हर कोई आए और आपको अपने हिसाब से हाँक ले। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, ये जो जीवन की जंग है, स्ट्राइफ यानी जंग, लड़ाई, इसमें आप नायक रहें। हीरो मतलब नायक। यहाँ पे फिल्म वाले हीरो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जीवन के कर्मभूमि के नायक की बात हो रही है कि आपको युद्ध क्षेत्र में भेड़ बकरियों की तरह कोई भी हाँक कर ना ले जाए। जीवन में जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, किसी और के अनुसार ना करें। मतलब जिसने जो कह दिया वो मान ले, नहीं, अपने नायक खुद बने। इस लड़ाई के राह को खुद निर्धारित करें, इस लड़ाई का अंत भी खुद निर्धारित करें। यहाँ पे लड़ाई क्या है? जीवन की लड़ाई, संघर्ष। जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। कोई गूंगे बहरे जानवरों की तरह आपको हाँक के ना ले जाए कि ये नहीं, आपको ये करना है। तो अपने जीवन का संघर्ष का रास्ता आप खुद चुनें, खुद अपने नायक बने। Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God's overhead. Trust no future, however pleasant. कितना भी प्लेजेंट यानी सुखद नज़र आ रहा है आपका भविष्य, लेकिन उस पर विश्वास मत करो। अगले क्षण क्या होना है ये कोई नहीं जानता, तो हम पूरे भविष्य पे, आने वाले समय पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, और जो अतीत की पुरानी बुराइयां हैं, उसमें जो भी परेशानियां हैं, उसको अतीत ही बन जाने दें। उसको डेड कर, यानी जो जा चुका है, जो डेड हो चुका है, निकल चुका है जीवन से, उसको दबा दें, यानी अतीत को साथ में लेके ना चलें। तो पोएट जो है वो हमें दोनों चीज़ों के लिए आगाह कर रहा है
कि भविष्य पे विश्वास ना करें और अतीत को अपने साथ लादे हुए ना चलें। अतीत को लादे हुए चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और भविष्य के सुखद सपने देखेंगे तो आप वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। तो यानी आपके भविष्य और आपका अतीत, ये दोनों ही बाधाएं हैं आपके लिए। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, वर्तमान में कर्म करो और वर्तमान में ही कर्म करो। हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, और विश्वास रखो, हार्ट विद इन अपने आप पर, अपने अंदर विश्वास रखो, एंड गॉड ओवरहेड, और उस ईश्वर पे जो आप सबके सिर के ऊपर, यानी आप सबको अपनी छत्र छाया में जो लिया हुआ है, उस ईश्वर पर विश्वास रखो। यानी दो ही चीज़ों पे विश्वास रखना है, अपने आप पर हार्ट विद इन, स्वयं पर विश्वास रखना है, एंड गॉड ओवरहेड, और उस ईश्वर पे कि जो आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। तो ना भविष्य पे विश्वास रखें, ना अतीत को लादे हुए चलें, वर्तमान में कर्म करें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। ऐसा कहना है पोइट H.W. लॉन्गफेलो का। H.W. लॉन्गफेलो ने ये जो पोएम लिखी है, ये डायडैक्टिक टोन की पोएम है। डायडैक्टिक टोन यानी शिक्षाप्रद पोएम है, और ये हमें जीवन का मूल, जीवन का सार पोएम हमको बता रही है कि जीवन को हल्के में नहीं लेना है, जीवन को कंटिन्यूअसली हमें संघर्ष के रूप में लेना है। अपने नायक खुद बने, किसी की बातों में ना आए। जीवन की जो लड़ाई है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, चाहे उसके साथ कितने भी लोग खड़े हों, है ना। जीवन पूरा ही सुख नहीं है, जीवन पूरा ही दुख नहीं है, बल्कि सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। और जब हम संघर्ष करते हैं तो हम हमेशा अपने आने वाले कल को आज से बेहतर पाते हैं। Now it's time to do the questions and answers of the poem. Now answer questions given below. Match the words in column A with their meanings in column B. कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्दों की से मैच करना है। मीनिंग तो देखें, मैंने आप कलर सेम कर दिया है जिसकी मीनिंग एक सी है। स्लम्बर यानी स्लीप, निद्रा। अर्नेस्ट यानी सीरियस एंड रियल, गंभीर और यथार्थ। डेस्टाइन्ड यानी डिसाइडेड बाय फेट, यानी भाग्य द्वारा निर्धारित। बाइवॉक यानी अ टेम्परेरी कैंप और शेल्टर, यानी पड़ाव, थोड़े समय के लिए यात्रा की थकान मिटाने के लिए रुकने को बोलते हैं बाइवॉक। स्ट्राइफ यानी होता है स्ट्रगल, संघर्ष। Now the question says, what according to poet of Psalm of Life is the nature of life? Psalm of Life के पोएट के अनुसार जीवन का की प्रकृति कैसी है? आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज़ अ सीरियस रियल थिंग। लेखक के अनुसार, पोएट के अनुसार जीवन एक गंभीर चीज़ है और यह वास्तविक है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, यह बहुत गंभीर विषय वस्तु है। इट इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन खाली स्वप्न नहीं है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं उनसे ही हमारा भविष्य लिखा जाता है, हमें याद किया जाता है। तो ये एक खाली स्वप्न नहीं है, यह यथार्थ है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ साम ऑफ लाइफ। पोएम का जो टाइटल है वो है अ साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स अ डिवोशनल और एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। साम का अर्थ होता है एक डिवोशनल और इंस्पायरिंग सॉन्ग। डिवोशनल यानी धर्म से संबंधित और इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक। डू यू एग्री विद द टाइटल? गिव आंसर। क्या आप इसके टाइटल से सहमत हैं? अपना जवाब दें। और जस्टिफाई द टाइटल अ साम ऑफ लाइफ, या फिर ये जो टाइटल है इसको जस्टिफाई करें कि ये किस तरह से उचित है। इन दोनों का ही प्रश्नों का उत्तर सेम होगा। ये जो हम आंसर कर रहे हैं ये इसका सेंट्रल आइडिया भी है पोएम का। आंसर है यस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ एप्रोप्रिएट एज द पोएम प्रेजेज लाइफ एंड इंस्पायर्स अस टू एक्ट एंड प्रोग्रेस ईच डे।
पोयम का टाइटल बिल्कुल उचित है, अप्रोप्रिएट है यानी उचित है, क्योंकि यह पोयम प्रेज करती, जीवन की प्रशंसा करती है और हमको प्रेज इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कि हम कार्य करें और प्रत्येक दिन में हम उन्नति करें। The poet says that one should not be pessimistic about life and considering it an empty dream or grave its ultimate goal loses interest in it. पोएट कहता है कि किसी को भी वन शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी नहीं होना चाहिए। पेसिमिस्टिक यानी जीवन के निराशावादी पक्ष को जो देखता है व्यक्ति उसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक। इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक। तो किसी को भी निराशावादी नहीं होना चाहिए जीवन के प्रति। एंड कंसिडरिंग इट एन एम्प्टी ड्रीम, यदि जो व्यक्ति निराशावादी जीवन को एम्प्टी ड्रीम खाली स्वप्न की तरह मानता है या उसका अंतिम लक्ष्य कब्र की ओर जाना मानता है, तो वह जीवन से रुचि खो देता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट ही इंस्पायर्स अस नॉट टू थिंक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर एंड लिव टुडे एंड एक्ट इन द प्रेजेंट, बल्कि ही यानी पोएट हमको प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है कि नॉट टू थिंक अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में विचार ना करें, एंड फ्यूचर, भविष्य के बारे में भी ज़्यादा ना सोचें, एंड लिव टुडे, आज में जिए, एंड एक्ट इन द प्रेजेंट, और वर्तमान में ही आप अपने कार्य करें। तो यहाँ हमारी वर्कबुक का लेसन नंबर 10 समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।